ये तो आज शुरू करना है हम लोगों को फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन की वैसे दो थ्योरी होती है, एक क्लासिकल थ्योरी है और एक मॉडर्न थ्योरी है। एक क्लासिकल थ्योरी है और एक मॉडर्न थ्योरी है। हम लोगों को क्लासिकल थ्योरी की तरफ से पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी के बारे में फिलहाल डिस्कस करके हम समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी क्या है, जिसको जरा समझने का प्रयास किया जाए कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई टेबल टॉप है या कोई भी सरफेस है जिसके ऊपर एक बुक या कोई भी बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अगर आप इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि तुरंत फोर्स लगाते बॉडी चल नहीं देती है ना, राइट। जैसे ही बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी तुरंत नहीं खिसकना शुरू कर देती। मतलब ये हो गया ब्लॉक और ये हो गई टेबल। तो टेबल के ऊपर, ठीक है, ये फिक्स है, इसके पहिए भैया इनको नहीं सरकने देना है, ठीक है। टेबल फिक्स है अपनी जगह पे और हमने ब्लॉक को खींचा, मतलब सरकाया, उठाया नहीं सरकाया, ठीक है। तो हम इसको सरकाते, मतलब जब जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो तुरंत ऐसा नहीं होता कि तुरंत बॉडी सरक जाए, यानी कुछ तो गड़बड़ है ना। यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ है जिसकी वजह से ये ब्लॉक तुरंत सरक नहीं जाता। भाई जब तक एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप फोर्स नहीं लगा देते तब तक बॉडी सरकना शुरू नहीं करती। आप कोई भी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, ठीक है। ठीक ठाक अगर साइज़ की बॉडी है आपके पास, एक सरफेस के ऊपर रखिए, घर में कोई बक्सा वक्सा ही होगा, बाल्टी ही होगी भरी हुई, ठीक है। उसको आप जब सरकाइएगा ज़मीन पे तो वो तुरंत फोर्स लगाते नहीं सरक जाएगी। आई बात समझ में? अरे मोबाइल है, सही, टेबल पे मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, तो आप जरा सा फोर्स लगाएं तुरंत मोबाइल नहीं सरक जाएगा। कुछ थोड़ा फोर्स जब हम और बढ़ाते हैं, ये डिपेंड करता है, मैं फोर्स जीरो की बात कर रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा कि नहीं हम फोर्स बिल्कुल लगाया, हाँ टिंग तुरंत चला गया, ठीक है। आपको जीरो से शुरू करना है, ठीक है। आपने बहुत हल्का 0.0000001 लगाया, मोबाइल नहीं सरका, ठीक है। फिर बढ़ाया 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 बढ़ाया, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ क्या, मोबाइल सरका। आई बात समझ में? तो इसका मतलब कि अगर, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि अगर मुझे कोई भी काम करने में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ है, जो ऐसा मैंने आपको इनर्शिया में एक बार पढ़ाया था, ठीक है। तो चलो जरा अब इस बॉडी के अंदर घुस जाया जाए, तो हम लोग झूम करके देखेंगे। हमने जूम किया इसको तो क्या दिखा? ये दिखा कि दुनिया में कोई भी बॉडी 100% स्मूथ नहीं है। आई बात समझ में? हर बॉडी में थोड़ा बहुत रफनेस जरूर होता है। तो अगर हमने जब देखा तो ऑब्जर्व किया कि जो हमारा ये नीचे वाला टेबल है, ठीक है, टेबल वाला हिस्सा, उसमें खांचे बने हुए हैं, खांचे रफनेस है उसके सरफेस में, ठीक है। और ऊपर जो उसके ब्लॉक रखा हुआ है उसमें भी खांचे हैं, है ना भाई, जरूरी नहीं है कुछ भी हो, खांचे हैं। आई बात समझ में? तो जब ब्लॉक आपका टेबल के ऊपर रखा है, ये ब्लॉक है, नहीं समझे? मैं सिर्फ इतना हिस्सा शो कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है मैंने वो शो किया। तो क्या दिख रहा है कि ब्लॉक का भी सरफेस रफ है, खांचे खांचे जैसे हैं, और टेबल का भी सरफेस रफ है, खांचे खांचे जैसे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं तो बेसिकली हम इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे थे, राइट। और ये वाला सरफेस क्या था? टेबल वाला फिक्स्ड था, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको खींचा तो इमेजिन करिए, यहां पे थोड़ी जगह बनाने में सही लगेगा, ये आके इसे खट से टकराया, जैसे आपने खींचने की कोशिश करी, राइट। ओके, न्यूटन का तीसरा नियम, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब ऊपर वाला सरफेस इस खांचे से टकराया तो इस खांचे ने भी ऊपर वाले पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तो तुम्हें क्या महसूस हुआ कि हमने तो खींचा लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जिसने बॉडी को सरकने नहीं दिया। यानी एक प्रकार से इंटरलॉकिंग जैसी स्थिति हो जाती है ना। मतलब ये ऊपर वाला ब्लॉक मान लीजिए, ये नीचे वाला टेबल का हिस्सा, ये ऐसे फंसे हुए, तो जब ये हिस्सा, ये वाला टेबल वाला हिस्सा फंसा हुआ है और जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये अटक जाता है। आई बात समझ में? जब हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं 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 बढ़ाते जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है बस छूटने वाला है, और उसके बाद जब और बढ़ाते हैं तो वो
छूट जाता है, बॉडी खिसक पड़ती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? तो ये जो अपोज करने वाला फोर्स है, जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे सरकाते हैं, तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई? यानी पहली बात ये, फ्रिक्शन फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स। एक एक पॉइंट सीखिए। फ्रिक्शन फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स, यानी जब तक आप एक बॉडी को दूसरी के ऊपर सरकाने का प्रयास नहीं करोगे तब तक फ्रिक्शन जीरो रहेगा। आई बात समझ में? यानी अगर बॉडी पहले से रखी हुई है, भले ही दोनों रफ हैं, सरफेस पे खांचे ही खांचे हैं, चेचक के दाग बने हुए हैं एकदम पूरे पूरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फ्रिक्शन जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इज अ रिएक्शन फोर्स। पहली बात क्लियर हो गई? ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स है। दूसरी चीज ये, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस पे काम करता है, ठीक है। ये अलग बात है, फ्यूचर में हम लोग मतलब कन्वीनियंस के लिए ऊपर बॉडी में यहाँ फ्रिक्शन शो कर दें, कहीं भी फ्रिक्शन शो कर दें, ठीक है, बट वास्तविकता ये है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस से जनरेट होता है। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। याद है आपको, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस 4 पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक पढ़ाया था स्प्रिंग फोर्स, एक पढ़ाया था टेंशन फोर्स, ठीक है। एक और कौन सा फोर्स पढ़ाया था? चलो, एक्शन रिएक्शन पे अगल बगल जब बॉडीज थी जुड़ी हुई जब रखी थी, है ना, तो कोई बात नहीं। तो उसी प्रकार से फ्रिक्शन फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मैंने वहां पे आपको सारी चीजें बताई थी, वैसे मैं यहाँ पे सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने वहां पढ़ाया था कब लगेगा और कब जीरो मान लेंगे, तो मैंने यहाँ भी बताया, ठीक है। फ्रिक्शन तब होगा जब सरफेस रफ हो, क्वेश्चन में बाकायदा लिखा होगा, क्वेश्चन में बाकायदा लिखा होगा, ठीक है। दो तरीके से मेंशन किया जाता है। पहला तरीका तो ये होता है कि बोल ही दिया जाए कि बॉडी इज केप्ट ऑन अ रफ सरफेस, या तो फ्रिक्शन का एक कोफिशिएंट होगा, आगे पढ़ाएंगे, म्यू कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर इसकी वैल्यू दे दी गई, वो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया कि सरफेस इज रफ, लेकिन क्यू म्यू की वैल्यू दे दी गई, तो आप समझ जाइएगा कि फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कंसीडर करना है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। जब तक बॉडी पे हमने उसको खिसकाने वाला पुलिंग या पुशिंग फोर्स नहीं लगाया कि बॉडी को हम सरका दें, तब तक फ्रिक्शन हम जीरो मानते हैं, ठीक है। जब बॉडी पे पुलिंग या पुशिंग फोर्स लगाते हैं और सरफेस भी इत्तेफाक से रफ होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है। अब फ्रिक्शन फोर्स में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, स्टेज वाइज काम होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं समझा रहा था आपको कि जब खांचे में खांचा फंसा हुआ है, तो अभी क्या है कि आपने फोर्स लगाया तो बॉडी जो सरफेस है उसको बॉडी को चलने नहीं दे रहा, तो अभी कौन सा फ्रिक्शन हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी आप जब फोर्स लगा के वो खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो खांचा इतना कायदे से फंसा हुआ है कि अभी वो चलने नहीं दे रहा है, यानी जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं समझे? यानी बहुत इत्मीनान समझिए, आराम से। पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि फ्रिक्शन फोर्स तभी आप दिमाग लगाइएगा जब सरफेस में रफनेस आपको बताई जाए किसी भी तरीके से, या तो डायरेक्टली बोल दिया जाए या तो म्यू का वैल्यू दे दिया जाए। पहला पॉइंट, अगर म्यू दिया गया या रफ बोल दिया गया, तो अब आपको यह चेक करना है कि बॉडी पे सरकाने के लिए, बॉडी को सरकाने के लिए फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मींस पुलिंग फोर्स या पुशिंग फोर्स काम कर रहा है कि नहीं। अब ये नहीं कि बॉडी सरफेस ऐसे उठा ली तुमने कभी फ्रिक्शन, ऐसे नहीं। बॉडी को सरकना चाहिए, उसके ऊपर रिलेटिव मोशन होना चाहिए, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को चलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ठीक है, मतलब ऐसा फोर्स लगाना चाहिए कि बॉडी उसके ऊपर सरक के या सरकने की कोशिश करे, ठीक है। अब यहीं से जन्म होता है 2 प्रकार के फ्रिक्शन का, ठीक है, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर यहां पे 2 बॉडीज हैं, हमने फोर्स लगाया सरकाने के लिए, बॉडी नहीं सरकी। क्यों नहीं सरकी? क्योंकि फ्रिक्शन लगा। तो इस समय जो फ्रिक्शन है वो किस कंडीशन में है बॉडी की? स्टैटिक कंडीशन में। तो इस फ्रिक्शन को कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब एक बार बॉडी सरक जाती है तो क्या फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो आप लोग पैडलिंग करते हैं साइकिल में, पैडलिंग करना बंद कर दो, हमेशा वैसे ही चलते रहो। इज इट पॉसिबल? नहीं।
आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, जब एक बार आप चलना शुरू कर देते हैं तो भले ही थोड़ा कम महसूस होता है पहले से, समझते हैं, है ना? एक बार साइकिल जब चल जाती है तो फिर उतना दिक्कत नहीं होती है, शुरुआत में तकलीफ ज़्यादा होती है, ठीक है? तो वो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? आई बात समझ में? तो हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, बीच में बॉर्डर, ठीक है? यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का बीच, मतलब जो बाउंड्री लाइन है, वहां पे कौन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। वो क्या आएगा वो अभी आगे आपको हम बताएंगे। फिलहाल आपको दो कैटेगरी तो समझ में आ गई होगी। तो दो प्रकार का फ्रिक्शन होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। आई बात समझ में? हम केवल स्लाइडिंग बॉडीज की बात कर रहे हैं, रोलिंग बॉडीज की बात नहीं कर रहे हैं। इत्मीनान समझिएगा चीज को। क्लियर है? फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा, तभी कंसिडरेशन में लेना है जब एक बॉडी, मतलब बॉडी जो है किसी रफ सरफेस के ऊपर रखी हो, ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस में रखता है, टेंजेंशियली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। समझ गए? तो मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए, हेड डालिए, फ्रिक्शन फोर्स। लिखिए, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स, हम सब कुछ फ्रिक्शन में स्लाइडिंग के लिए लिखवाएंगे, क्योंकि स्लाइडिंग के लिए ही पढ़ना है, रोलिंग के लिए नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है? व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स और टेंड्स टू स्लाइड, मतलब या तो बॉडी स्लाइड करे या स्लाइड करने की कोशिश करे। Whenever a body slides or tends to slide over a rough surface, whenever a body slides or tends to slide over a rough surface of another body, whenever a body slides or tends to slide over the rough surface of another body, comma, a force comes into play, a force comes into play, a force comes into play which acts tangentially, which acts tangentially to the surface of contact, to the surface of contact, and opposes the nature of relative motion, opposes the nature of relative motion, ठीक है? फुल स्टॉप। This opposing force is called, this opposing force is called, this opposing force is called friction force. This opposing force is called friction force. ठीक है? तो ये फॉर एग्जाम्पल करके इसको बना लीजिए, ये FEXT लिख लीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्स है ये, इसको ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे लिखिए, नेक्स्ट आंसर लिखिए, नोट लिखिए, फ्रिक्शन फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स that is, if no external force is applied on the body, that is, if no external force is applied on the body, if no external force is applied on the body for relative motion, comma, then no friction force will act on the surface of contact, comma, then no friction force will act on the surface of contact, no friction force will act on the surface of contact. आगे लिखिए, लास्ट मतलब अभी तक आपको लिखवा दिया है क्या?
कि नोट लिखवा दिया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक रिएक्शन फोर्स होता है, वो तभी पिक्चर में आता है जब तक एक्शन ना किया जाए। तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लिखिए, these are of two types। लिखिए these are of two types। Number one, static friction force। Number one is static friction force। Number two is kinetic friction force। Number one is static friction force। Number two is kinetic friction force। Number one is static friction force। Number two is kinetic friction force। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। हेडिंग डाल दीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैंने कल थोड़ा डिस्कस भी किया था कि जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहे, समझिए ऐसा कुछ बताया था, ये एक सरफेस है, रफ सरफेस है ना, थोड़ा साफ साफ बना देते हैं। ये एक रफ सरफेस है, इसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है। ये सरफेस जो था वो रफ सरफेस था, ठीक है। हमने क्या किया, बाहर से एक फोर्स लगाया इसको घसीटने के लिए, इसको स्लाइड कराने के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, अभी बॉडी चली नहीं है। तो तुमने फोर्स लगा भी दिया और बॉडी अभी तक चली नहीं, इसका मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में 100% कोई ना कोई फोर्स लग गया, जिसकी वजह से ये बॉडी अभी तक चल नहीं पाई। आई बात समझ में? इस प्रकार के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एफएस, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। आई बात समझ में? कल थोड़ा कम क्लियर हो रहा था, आज ज्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं वो बॉडी रफ सरफेस के ऊपर रखी है, अगर रफ सरफेस नहीं होता तो बनने से चल देगी तुरंत। अभी तक हम लोग यही कर रहे थे कि जैसे ही फोर्स लगाया समझ जाते थे कि हाँ भैया एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि अभी बॉडी चली नहीं है। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि रफ सरफेस के ऊपर रखी हुई है। तो रफ सरफेस के ऊपर होने की वजह से हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि 100% पीछे की तरफ क्या लग गया होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग गया होगा। अब कौन सा फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी अभी तक चल नहीं पाई है, इस वजह से फ्रिक्शन को हम क्या बोल देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिखिए फटाक से, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, the force of friction which comes into play, the force of friction which comes into play between two bodies, the force of friction which comes into play, which comes into play between two bodies before one body actually starts sliding. The force of friction which comes into play between two bodies before one body actually starts sliding over the other, actually starts sliding over the other, actually starts sliding over the other is called static friction force, is called static friction force, is called static friction force। full stop। next आंसर लिखिए, it is represented by Fs। ये बनाया मैंने, it is represented by Fs, represented by Fs। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए फटाक से। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है। हेडिंग डाल दीजिए, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, ध्यान से देखिएगा। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, मतलब वो अपना वैल्यू खुद में एडजस्ट कर लेता है। मान लीजिए कि मैंने जो फोर्स लगाया है वो मैं यहां लिखूंगा एक्सटर्नल फोर्स, और इस तरफ मैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिखूंगा। ठीक है, मुझे इतना पहले से पता है, मान के चलते हैं इतना पहले से पता है कि एट 50 न्यूटन, मतलब जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 50 न्यूटन लगा देंगे,
ठीक है, देन बॉडी विल स्लाइड, बॉडी सरक जाएगी। ये मान लो हमको पता है पहले से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने से ये पता चला कि ये बॉडी जो है वो 50 न्यूटन के बाद सरक जाएगी। बात बहुत ध्यान समझना, ठीक। अब देखते हैं, मान लीजिए कि आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, आपका अप्लाई किया हुआ फोर्स 10 न्यूटन है, क्या बॉडी चली? नहीं, क्योंकि बॉडी तब तक नहीं चलेगी जब तक 50 न्यूटन नहीं लग जाता। बात बहुत ध्यान समझिएगा, अभी आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमको इतना पता है कि बॉडी तब तक नहीं चलेगी जब तक 50 न्यूटन नहीं लगा देते। अभी तुमने लगाया सिर्फ कितना है? 10, ठीक है, तो 50 तो नहीं लग गया, 10 50 के बराबर होता है क्या? नहीं होता है। यानी कुल मिला के बॉडी अभी केवल 10 न्यूटन फोर्स लगा है, बॉडी पे केवल 10 न्यूटन फोर्स लगाया गया है, और बॉडी पे जब तक 50 न्यूटन नहीं लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता, तब तक बॉडी सरकेगी नहीं, राइट। तो अब मुझे आप ये बताओ, बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होती है तो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, याद आया? जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है तो आगे का फोर्स इक्वल टू पीछे का फोर्स और दाएं का फोर्स इक्वल टू बाएं का फोर्स, या ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, कुछ भी, ठीक है। तो अगर इसका मतलब बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन में है, मैं यहाँ बीच में लिख दे रहा हूं, तो इसका मतलब अभी हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी तब तक दाहिना फोर्स बाएं फोर्स के क्या रहेगा? बराबर रहेगा। चलो ठीक है, अगला इवेंट करते हैं। 20 न्यूटन लगाया, बताओ क्या बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी, यानी बॉडी अब भी किसमें है? रेस्ट कंडीशन में है। और जब रेस्ट कंडीशन में होगी तो इक्विलिब्रियम रहेगा, इधर का फोर्स इधर के बराबर रहेगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अपने आप 20 हो गई। जैसे तुमने इधर वैल्यू 10 से 20 करी, ऑटोमेटिक यहाँ पे भी 10 से 20 हो गई। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। मान लो 30 न्यूटन लगा दिया तुमने, क्या बॉडी चलेगी? अब भी नहीं चलेगी। जब अब भी नहीं चलेगी तो अब भी रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम, आगे का फोर्स इक्वल टू पीछे का फोर्स। तो तुमने अगर इधर 30 लगाया तो ये भी क्या हो चुका होगा? 30, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन ने फिर से अपनी वैल्यू को क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया, और वो 30 पे आ गया, ठीक है। 40 पे आ जाते हैं, तुमने 40 लगाया, क्या बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी, बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन में है। और जब रेस्ट कंडीशन में है तो आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स क्या हो जाएगा? बराबर, यानी अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 50 पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 50 लगाया, ठीक है, तो 50 के बाद मतलब इसको ऐसे लिख लो, बेटर रहेगा, बियॉन्ड 50 ये जस्ट चलने लग जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो 50 न्यूटन पे जैसे तुमने 50 न्यूटन लगाया तो क्या बॉडी चलेगी? अब भी नहीं चलेगी, क्योंकि 50 के बाद चलने वाली, ठीक है। मतलब जस्ट बियॉन्ड, जस्ट और लगा दो भैया, तो जस्ट और लगा देते हैं, जस्ट बियॉन्ड 50 न्यूटन। तो अभी तुमने 50 लगाया, क्या बॉडी चली? नहीं चली, अभी रेस्ट कंडीशन में। तो उसने भी क्या कर लिया? अपना फोर्स कहां पे एडजस्ट कर लिया? 50। लेकिन जैसे ही तुमने 50.1 लगाया तो यहां पे क्या हो जाएगा? मोशन, बॉडी सरक जाएगी। उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉडी तो चल पड़ी ना, राइट। यानी इसका अस्तित्व खत्म हो गया। Fs will vanish and Fk will come in picture। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, come in picture। समझ में आया? क्लियर? तो हमने क्या सीखा? हमने जो सीखा उसमें से आपने केवल एक चीज सीखा, एक मैं बता रहा हूं। एक्चुअली बात यह है कि इसका तात्पर्य यह निकला कि जब तक बॉडी चल नहीं देती, until body starts sliding, जब तक बॉडी चल नहीं देती तब तक Fs काम करेगा, और Fs हमेशा हमने जितना फोर्स लगाया है उसके बराबर रहेगा। यानी Fs का कोई अपना एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। Fs का कोई फॉर्मूला नहीं होता। Fs का फॉर्मूला बस यही है कि जितना तुमने फोर्स लगाया है Fs का वैल्यू उतना ही हो जाएगा।
अब आपके दिमाग में हो सकता है सवाल आ रहा हो कि हमको कैसे पता चलेगा कि 50 न्यूटन के बाद बॉडी चल रही, इसको निकालने का तरीका होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि जब तक बॉडी चल नहीं देती, जब तक बॉडी मोशन में नहीं आ जाती, तब तक हम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे बॉडी पे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी अपनी वैल्यू उसी तरीके से बदलता जाएगा और हमेशा क्या रखेगा, बराबर रखेगा। बात समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, आप लिखिएगा, लिखिए लिखिए। Until the body starts sliding, लिखिए, until the body starts sliding, until the body starts sliding, ऐसे लिखो, ये लिखा ना, until the body starts sliding, Fs equal to F external. Until the body starts sliding, Fs equal to F external. ठीक है, बॉक्स बना लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा, व्हाटएवर जो भी करना है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, हेंस if we increase the value of, hence if we increase the value of, hence if we increase the value of external applied source, if we increase the value of external applied source, hence if we increase the value of external applied force, comma, the value of static friction force, the value of static friction force, the value of static friction force increases, the value of static friction force increases and attains the same value, and attains the same value, and attain the same value, full stop. This is called self-adjusting nature of static friction force. This is called self-adjusting nature of static friction force. यदि आप इसको नोट करना चाहें ताकि आपको बेटर याद रहे, समझ पाएं, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये केवल समझाने के लिए बनाया गया था। चलिए, तो मैंने अभी भी बोला आपसे कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि बॉडी बस 50 न्यूटन के बाद चलने ही वाली है। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, इसको कहा गया जाता है, अभी मैंने इसका नाम नहीं बताया, वो फोर्स जिस पे बॉडी बस चलने ही वाली होती है या जस्ट चल देती है, दोनों चीजों के लिए लगाया जाता है, ठीक है। मतलब वो फोर्स, ये 50 न्यूटन क्या है, 50 न्यूटन वो फोर्स है जिस पे बॉडी बस चलने ही वाली है या जस्ट चल चुकी है। आई बात समझ में, दोनों बातों पर समझ में आया, चलने ही वाली है या जस्ट चल चुकी है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यानी कि आप एक बात तो देखिए, बहुत ध्यान समझिए, अब रेस्ट कंडीशन में ना लिख के मैं इसको लिख रहा हूं लिमिटिंग कंडीशन। मान लीजिए आप बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है, लिमिटिंग कंडीशन मतलब वही जो मैं भी बोल रहा था, क्या, या तो जस्ट चलने वाली है या जस्ट चल चुकी है। आई बात समझ में। ऐसी स्थिति में आपने जो फोर्स लगाया वो इतना हो चुका है कि अब वो Fs के मैक्स के बराबर जा चुका है, ये अधिकतम होता है। देखिए, आपने 50 न्यूटन जो माना था वो स्टैटिक फ्रिक्शन का कैसा वैल्यू था, मैक्सिमम वैल्यू नहीं था, बोलो, ठीक है। यानी आप दोनों तरीके से कह सकते हो, बॉडी पर लगाया गया वो एक्सटर्नल फोर्स, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स जिसके बाद बॉडी चल देती है या बस चलने ही वाली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। या दूसरे तरीके से कह दीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। दोनों बातें नहीं समझ में आया, फिर से बोल रहे हैं, आप समझदार हैं, खुद ही समझ गए होंगे कि जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा था तो 50 न्यूटन के बाद या 50 न्यूटन पे बॉडी बस चलने ही वाली थी या चल चुकी थी, ठीक है। इसका मतलब हमारा लगाया हुआ वो मैक्सिमम फोर्स जिसके बाद या जिस पे बॉडी
चलने ही वाली होती है या चल चुकी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, या आप इधर से कह दीजिए, ठीक है, कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद बॉडी बस चलने वाली होगी या चल चुकी होगी, उससे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को, एफएस मैक्स। बेटा बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसको निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। हमने जब शुरू किया था तो आपको 50 न्यूटन डायरेक्टली बताया, केवल ये समझाने के लिए कि कैसे एफएस अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, ठीक है। अब ये बता रहा हूं कि एफएस अपनी वैल्यू को एडजस्ट करते 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 एक लिमिटिंग कंडीशन तक पहुंच जाता है जिसपे बॉडी बस चलने ही वाली होती है, चल चुकी होती है। ऐसी स्थिति में जो आप फोर्स लगाए होते हो, मतलब लिमिटिंग कंडीशन में जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसको कह दो, या लिमिटिंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसको कह दो। इन दोनों को ही क्या कहा जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो मैं बोलता हूं, लिखिए, ऑन ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, हेडिंग है लिमिटिंग कंडीशन, हेडिंग डालिए लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन क्या होती है, सब लिखवा दे रहे हैं। ऑन ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, on gradual increase of magnitude of external applied force, on gradual increase of magnitude of external applied force on the body for sliding it over the other, on the body for sliding it over the other, ठीक है, कॉमा a condition comes, एक ऐसी स्थिति आती है, a condition comes when the body is about to slip or just slips. The body is about to slip or just slips. ठीक है, full stop. This condition is called limiting condition. आगे बात समझ में, this condition is called limiting condition, ठीक है। हेडिंग डाल दिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, हेडिंग डालिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स or the maximum external applied force, the maximum value of static friction force or the maximum external applied force or the maximum external applied force beyond which the body slips over the other, beyond which the body slips over the other, ठीक है, beyond which the body slips over the other is called limiting friction force, is called limiting friction force, ठीक है। नेक्स्ट आंसर लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफएस मैक्स, ये लिखा हुआ है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफएस मैक्स। चलिए तो अब हम इसको रब कर दे रहे हैं, ये डायग्राम आप बना लीजिए।
कॉपी कर लीजिए डायग्राम। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको इस एफएस मैक्स को निकाला जा सकता है, यानी वो फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है जिससे ज़्यादा फोर्स लगाने पे बॉडी सरक ही जाएगी। ठीक है, इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये डालिए डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एफएस मैक्स, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एफएस मैक्स, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एफएस मैक्स। कंसीडर सिचुएशन, ये एक रफ सरफेस है, ठीक है। हाँ, हेडिंग है डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एफएस मैक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन वाले केस में आता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। तो देखिए, जिस समय बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में होती है, बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जरूरत पड़नी है, अभी तक नहीं पड़ती थी, अब पड़ेगी। और इसका वेट किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऐसा पाया जाता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है मिंटू जी? अगर बॉडी का मास हम क्या मान लें, हम मान लें, ऐसा पाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि एफएस मैक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। एफएस मैक्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आता है म्यू एस, एक पंथ दो काश। पहली बात तो फॉर्मूला आ गया। एन क्या होता है तुम जानते हो, क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे तो चल नहीं रही है। चल क्या नहीं रही है? इस समय चल ही नहीं रही है, या जस्ट चली हुई है। ठीक है ना, इस कंडीशन में एन की वैल्यू एम जी के बराबर होती है। ठीक है, वैसे मैं बेटर आपके लिए एक आपकी भलाई के लिए एक बात डायरेक्टली आपको याद कराना चाहता हूं कि अगर बॉडी ऐसे है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर रखना है, ये याद कर लो। और अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखी है या चल रही है, व्हाटएवर जो भी है, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम करता है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन समझ जाओगे ना, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम करता है। अगर थीटा ये है, इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आपको लिखना है वो mg cos थीटा लिखना है। ठीक है, ये याद कर लो, अब बहुत काम पड़ेगा। ठीक है, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है तो n इक्वल टू mg लिखना है, और अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है तो इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर लिखना है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो क्या, तो यानी जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो म्यूएस तुम्हें दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तीन बातें बता दी एक साथ, एक एक करके बोलता हूँ। पहली बात तो ये फॉर्मूला है बेटा एफएस मैक्स का, एफएस मैक्स इस फॉर्मूले से निकलेगा। दूसरी बात, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखने की जरूरत पड़ती है, तो बॉडी तुम्हें दो ही कंडीशन में मिलेगी, या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी होंगी या तो इंक्लाइन प्लेन पे रखी होंगी। इंक्लाइन प्लेन पे रखी होंगी तो n की वैल्यू ये यूज कर देना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी होगी तो n की वैल्यू ये यूज कर देना। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है ये म्यूएस, इसी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसका नाम है। कभी भी बेटा साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्मूले पहले से प्रेजेंट, बाकी तरह पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये पहली बार आप सुन रहे हैं हमारे मुंह से, लेकिन इसकी आदत डाल लीजिए। फिर से बता देता हूँ, कभी भी साइन, जैसे पिछले साल अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा हो तो भी प्रोपोर्शनल आई था, उसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आई इंटू आर लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ भी फंडा यही काम करता है कि कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, इक्वल लगाने के बाद आता है क्या? एक कांस्टेंट। वो जो कांस्टेंट होता है वो फॉर्मूले में ऑलरेडी जो चीजें मौजूद है उन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब r का वैल्यू v और i पे डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में? उसी प्रकार म्यूएस का वैल्यू भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद आया है, तो म्यूएस की वैल्यू भी एफएस मैक्स और n पे डिपेंड नहीं करेगी। ये बेसिक फंडा है, 10th वाले जानते होंगे जो 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तुम क्या मुंडी हिला रहे हो? तुम कहाँ पढ़े? 10th में हमसे। ठीक है, इनने सुना होगा, इनने सुना होगा। ठीक है, तुमने नहीं सुना। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एफएस मैक्स
एंड एन, ठीक है, हमको पता है तुमने 10th पास किया, लेकिन ये बताओ ये फैक्ट तुम जानते थे? तुमने किसी टीचर की मुंह सुना? नहीं सुना। हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये बुक में लिखा हुआ फंडा नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एफएस मैक्स एंड एन, तो डिपेंड काहे पे करता है? सरफेस की रफनेस पे। जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा म्यू का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस, तो भी कैसा लिख दे रहे हैं? दैट इज म्यूएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस। समझ गए? यानी जितना ज्यादा रफनेस होगा म्यूएस का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। विद फिगर प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 करना है मेरी शीट का। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, जो लोग ये वीडियो देख के क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद पॉज करके आप क्वेश्चन खुद लगाने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में आएगा या क्या खेल है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, अ फोर्स F ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन, ठीक है। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे ये केवल एक घटिया सा एक डायग्राम दे दिया गया है। डायग्राम से कोई उम्मीद खास आप कर नहीं सकते, उतनी देर से आप वही बना रहे हैं। ये एक रफ सरफेस है, कैसे पता? क्योंकि इस क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू 0.4 दिया है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा है तो म्यू एस की वैल्यू है। जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया गया है, इस क्वेश्चन में बताया गया है, फोर्स की वैल्यू 2.5 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, G का वैल्यू दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे जो बॉडी का मास है वो 2 kg दे रखा गया है। अति उत्तम, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए। तो बच्चा नॉर्मली जो फॉर्मूले पे रट्टा मार के काम करता है वो क्या सोचेगा? अच्छा, एफएस मैक्स का फॉर्मूला ये होता है, एफएस मैक्स बराबर म्यू एस इंटू एन होता है, और एफएस मैक्स बराबर म्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4 हो जाएगी, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सर ने बताई थी कि जब हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है तो n की जगह क्या लगा देंगे? mg लगा देंगे। तो ये 0.4 हो गया, m की वैल्यू 2 हो गया, g का वैल्यू 9.8 हो गया। तो ये कुल मिला के 9.8 इंटू 0.8, 8 64 की 4 ऐसे लगे 6 और 9 72, 72 6 78, ठीक है। तो 7.84 न्यूटन, वो बस तथा भैया वो आंसर हो गया गलत। काहे? काहे? क्योंकि आपसे पूछा गया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो आपने बहुत हल्के में क्वेश्चन को लिया, ठीक है। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले ये चेक करिए कि बॉडी आखिर चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ये चेक करिए कि बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है कि नहीं। सही तरीके से बोला जाए तो ये कहा जाएगा, चेक करिए बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है कि नहीं। पहला स्टेप आपका हमेशा ये होना चाहिए। वो कैसे चेक होगा? वो इसकी वैल्यू से चेक होगा, ठीक है। कहानी यही इसके बाद शुरू होती है। तुम यहीं पे छोड़ा है, काम खत्म हो गया, यहीं से तो कहानी शुरू हो रही है। क्या? कि क्योंकि जो अप्लाई किया हुआ एक्सटर्नल फोर्स है वो सिर्फ 2.5 न्यूटन है, और इसको चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, वो 7.84 है, जो कि छोटा हो गया किससे? एफएस मैक्स, ठीक है। तो यानी कि बॉडी अभी किस कंडीशन में रहेगी? बॉडी इज एट रेस्ट। और गुरुजी ने बताया था कि जब तक बॉडी चल नहीं देती तब तक एफएस मैक्स नहीं, सिर्फ एफएस काम करता है। जब तक बॉडी चल नहीं देती तब तक एफएस मैक्स नहीं काम करता, एफएस काम करता है, जो कि किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कितना है हमारा? मात्र 2.5 न्यूटन। हमारा ये आंसर हो गया। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज होती है कि हमको ये चेक करना है कि क्या बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है या उससे पहले है या उससे बाद में है, ठीक है।
इसको चेक करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एल होता है। म्यू एस दिया गया, एन की वैल्यू mg लिखनी पड़ेगी क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है। m और g का वैल्यू रखा तो इतना आ गया, ठीक है। स्टेप 2 ये चेक करना पड़ता है कि आपने जो फोर्स लगाया है एक्सटर्नल और इसमें क्या संबंध है, बराबर है या कम ज्यादा है, ठीक है। तो अगर बराबर है तो बॉडी बस चलने ही वाली है, अभी भी रेस्ट कंडीशन, तो कोई तो टेंशन ही नहीं है, काम है खत्म हो गया। और अगर अप्लाई किया हुआ फोर्स इससे कम है यानी बॉडी अभी लिमिटिंग कंडीशन के पीछे है, लिमिटिंग कंडीशन पे नहीं पहुंची हो। जब तक बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे नहीं पहुंचती तब तक कौन सा फोर्स काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगाए हुए फोर्स के ही बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम यही चिल्ला रहे थे जब आप हल्के में ले रहे थे। आई बात समझ में? क्लियर? ये इसका आंसर हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज।